हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे और मज़े से इतिहास पढ़ रहे होंगे। कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी इटली के एकीकरण की और कहानी अधूरा रह गया था। मतलब हमने मेजनी तक को पढ़ लिया था। आज जो एक बहुत बड़े और बहुत दिमाग वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है काउंट काबूर। इटली के एकीकरण, आपको याद होगा, इटली के एकीकरण के जनक नेपोलियन बोनापार्ट। बाद में मेजनी आए। मेजनी ने कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था को ज्वाइन किया और धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होने लगे और वो बहुत युवाओं को लेकर आगे बढ़ते बढ़ते इटली के एकीकरण का प्रयास करने लगे, परंतु असफल रहे और अंत में 1848 की क्रांति के बाद मेजनी इटली छोड़कर चले गए। और इटली से जाने के बाद उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था बनाई। आज बारी है दूसरे हीरो की और दूसरे हीरो का नाम है काउंट काबूर। अच्छा, एक चीज, इसका जन्म देखिएगा। इनका काउंट काबूर का जन्म 1810 में हुआ। अब याद कैसे करें इन सब चीजों को। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट शासक कब बना? 1804 में। मेजनी का जन्म कब होगा? 1805 में। 5 साल बाद 1810 में काउंट काबूर का जन्म। कार्बोनरी नामक संस्था कब बना? 1810 में। लिंक करके जब आप इसमें याद कीजिएगा ना तो हो जाएगा। तो काउंट काबूर का जन्म होता है 1810 में। और काउंट काबूर शुरू से ही नेता बनने वाला, दिमाग लगाने वाला काम सब करते थे। अपने दम पर, अपने टैलेंट के दम पर धीरे धीरे बढ़ते वहां पर उन्होंने जगह बनाई यहाँ के संसद में और धीरे धीरे करके मंत्री पद तक पहुंचे। और 1850 ईस्वी में मंत्री। अच्छा, कहां का मंत्री? आपके मन में तो आता होगा इटली का नहीं, सर्डिनिया पिडमाउंट, ये राज्य था ना सबसे बड़ा, इटली में पढ़े थे आप लोग। सर्डिनिया पिडमाउंट के राजा, नए राजा बने थे जिनका नाम था विक्टर एमेनुएल। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। नाम है विक्टर एमेनुएल। एक दो बार बोलिएगा तो हो जाएगा, विक्टर एमेनुएल। विक्टर एमेनुएल वहां के नए राजा बने, विक्टर एमेनुएल। अब विक्टर एमेनुएल से पहले वाले जो राजा थे उनको ज्यादा राष्ट्रवाद से लेना देना नहीं था। उनको मतलब था कि हमारा राज्य मजबूत हो, सर्डिनिया पिडमाउंट। लेकिन विक्टर एमेनुएल जब राजा बने तो विक्टर एमेनुएल भी चाहते थे कि इटली का राष्ट्रवाद हो, हम करें। सब न चाहता है कि हम ही बॉस बन के रहे, हम ही करें, हमारा नाम होगा। विक्टर एमेनुएल राष्ट्रवादी टाइप के राजा थे। उनका इच्छा था कि इटली का एकीकरण हो। तो आदमी खोज रहे थे ऐसा कौन है जो हमको सहयोग करेगा, हमारे जैसा विचार वाला हो। तो उनको अपने मंत्री पद में मिल गया एगो, जिनका नाम था काउंट काबूर। और जैसे उनको काउंट काबूर मिले कि 1852 ईस्वी में काउंट काबूर को सर्डिनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर एमेनुएल ने अपना प्रधानमंत्री बना लिया, अपना चांसलर नियुक्त कर लिया। तो 1850 में मंत्री और 1852 में प्रधानमंत्री। सोचिए कितना जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, टैलेंटेड थे इसलिए। 1852 में विक्टर एमेनुएल ने काउंट काबूर को अपना चांसलर नियुक्त किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और अब काउंट काबूर लगेंगे दिमाग चलाने। ज्यादा दिन नहीं हुआ रहेगा काउंट काबूर का प्रधानमंत्री बने हुए। और इसी बीच क्या होगा पता है? 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हो जाएगा। अब ये क्रीमिया कहां है? देखिए, इसके इधर मैप नहीं बनाए हैं, नहीं दिख भी आपको नहीं रहा होगा। ऑस्ट्रिया से इधर जाइएगा ना, जर्मनी से, तो रूस है। और रूस के नीचे में एक जगह है छोटा सा क्रीमिया। उस क्रीमिया को लेकर हमेशा विवाद रहता था और क्रीमिया का युद्ध हो गया। क्रीमिया चाहता था, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया चाहता था रूस चाहता था हम क्रीमिया पर कब्जा कर लें। तो क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ। याद करना बहुत आसान, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1854 में हुआ। क्रीमिया का युद्ध में एक तरफ तो पक्का समझ गए रूस था, एक तरफ क्रीमिया के युद्ध में रूस था और एक तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और तुर्की, तीन गो देश था। इंग्लैंड, फ्रांस और यहां पर एक तुर्की होगा, तुर्की, नीचे तुर्की है, तुर्की। तीन देश एक तरफ और एक तरफ अकेले देख रहा था रसिया। दोनों में युद्ध चल गया। 1854 में अच्छा युद्ध चल रहा था। एक तरफ संयुक्त सेना है तीन देश की, एक तरफ रसिया। युद्ध फंसा हुआ है, किसी से मदद नहीं मांगा है फ्रांस, अपने दम पर लड़ सकता है संयुक्त शक्ति और लड़ रहा है। लेकिन काउंट काबूर का दिमाग देखिएगा। काउंट काबूर सर्डिनिया पिडमाउंट की सेना तैयार करता है अच्छे से, एकदम तैयारी के साथ, और बिना बुलाए मेहमान की तरह युद्ध में शामिल हो जाता है। किधर से?
तो संयुक्त शक्ति की तरफ से, संयुक्त शक्ति मतलब फ्रांस, इंग्लैंड, तुर्की जिधर था उधर से शामिल हो जाता है। अच्छा, मदद नहीं मांगा था फ्रांस, ये नहीं कहा था हम हार रहे हैं हमारे तरफ से आइए, अपने मुंह ने सेना लेके चल दिया, इन्फॉर्म किया कि हम युद्ध लड़ेंगे। संयुक्त सेना का मतलब फ्रांस समझिए, क्योंकि मेन टारगेट उसका फ्रांस था। फ्रांस की सहायता की और क्रीमिया के युद्ध में रूस पराजित हुआ, रूस हार गया, रूस पराजित हुआ। आपसे कभी क्वेश्चन पूछे क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, तो 1854 में। क्रीमिया के युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो फ्रांस, इंग्लैंड, तुर्की एक तरफ और रूस एक तरफ। क्रीमिया का युद्ध कौन हारा, तो रूस पराजित हुआ। आपसे पूछेगा काउंट काबूर की सेना किसके तरफ से लड़ी, तो संयुक्त सेना की तरफ से लड़ी, संयुक्त शक्ति की तरफ से लड़ी, फ्रांस की तरफ से लड़ी। अब जैसे कोई युद्ध होता है ना, युद्ध खत्म होता है, हार जीत होती है, तो एक शांति सम्मेलन होता है, लड़ झगड़ के शांति का प्रयास करता है, तो शांति का सम्मेलन रखा गया। तो काबूर ने संयुक्त शक्ति का साथ दिया था। देखिए पेरिस शांति सम्मेलन, जो क्रीमिया के युद्ध के बाद पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में शांति सम्मेलन रखा गया। अब शांति सम्मेलन में कौन आएगा, तो वही सब देश आएगा जो लड़ा था, जो जीता था, जो हारा था उसको भी ज्यादा से ज्यादा बुला लेगा। लेकिन ये इटली अर्थात सर्डिनिया पिडमाउंट मतलब काउंट काबूर तो कहीं थे ही नहीं, लेकिन काउंट काबूर ने चालाकी से फ्रांस का साथ दे दिया। अब बताइए, आप किसी से लड़ रहे हैं, कोई आपके साथ आके आपके साथ लड़ने लगे, तो जब युद्ध जीत जाइएगा आप, तो क्या उसको भूल जाइएगा? एक मानवता की तरह, एक मतलब सोच के क्या छोड़ दे, हमारा मदद किया है, न्योता भेजा गया काउंट काबूर को, जबकि न्योता मिलने वाला नहीं था, मिलवो नहीं करता, कहियो नहीं मिलता। फिर भी वो जो युद्ध में शामिल हो गए थे ना अपने आप, काउंट काबूर एकदम युद्ध लड़ेंगे और जीत गया, तो काउंट काबूर को भी न्योता भेजा गया था पेरिस के शांति सम्मेलन में कि आइए शांति सम्मेलन में हिस्सा लीजिए। और सर्डिनिया पिडमाउंट की तरफ से काउंट काबूर हिस्सा लेने गए थे। अच्छा सा चर्चा हुआ, चर्चा चल रहा है युद्ध पे, क्रीमिया का युद्ध ऐसे हुआ, ये हुआ, रूस को ये करेंगे, वो करेंगे, हर्जाना देना पड़ेगा, जो भी था। जब बारी आई ना काउंट काबूर की, आप भी कुछ बोलिए, तो अगर ये 5 मिनट का भाषण दिए तो उसमें 1 मिनट युद्ध पर बोले और 4 मिनट इटली पर बोल दिए, वो इटली के एकीकरण पर। इटली बटा हुआ है, इटली ऐसे है, इटली पर उसका कब्जा है, ये कब्जा है। और जैसे पेरिस का शांति सम्मेलन था, इतना बड़ा युद्ध हुआ था, पूरा यूरोप उस शांति सम्मेलन को देख रहा था, पूरे यूरोप का निगाह था उस शांति सम्मेलन पे। और काउंट काबूर ने क्या किया चालाकी से, तो काबूर ने इटली के एकीकरण का मुद्दा, इटली का मुद्दा पूरे यूरोप का मुद्दा बना दिया, पूरे यूरोप का नजर डाल दिया इटली पे, इटली की स्थिति पे। ये थे काउंट काबूर, ये था काउंट काबूर का दिमाग। अच्छा, काउंट काबूर वहां कुछ नहीं बोले, बाहर आके बोले कि ये जो पेरिस का शांति सम्मेलन है ना, तो क्रीमिया के कीचड़ में इटली का कमल खिलेगा, इटली का भाग्य खुलेगा क्रीमिया के कीचड़ में। आपसे अगर कोई पूछे कि किसने कहा था कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का भाग्य खुलेगा, तो बताइएगा काउंट काबूर। आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, इटली के मुद्दा को यूरोप का मुद्दा किसने बना दिया, तो काउंट काबूर ने। कहां पर बना दिया, तो पेरिस के शांति सम्मेलन में। तो ये है काउंट काबूर का दिमाग चला रहे हैं। देखिएगा, अच्छे से देखिएगा कहानी को ठीक से समझिएगा तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा बात। आप समझे, 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया के युद्ध में एक तरफ है फ्रांस, इंग्लैंड और तुर्की, और एक तरफ लड़ रहा है रूस। इस युद्ध में इधर से कौन शामिल हो जाता है, तो काउंट काबूर, और इधर शामिल होता है तो रूस पराजित हो जाता है। अब जैसे ही इधर से शामिल हुआ है, रूस पराजित हुआ है, तो पेरिस शांति सम्मेलन होगा। अब पेरिस शांति सम्मेलन में काबूर को न्योता भेजा गया, न्योता में गए, बोलने का मौका मिला, तो क्रीमिया युद्ध पर 1 मिनट बोले, ज्यादा से ज्यादा समय खर्च कर दिया इटली पर बोलने में, और इस प्रकार यूरोप का मुद्दा पूरे यूरोप का मुद्दा बना दिया। समझ गए? अब इटली का नजर सब पर है यूरोप में, हाँ सब देख रहा है, इटली में ये है, इटली में वो है, ऑस्ट्रेलिया कब्जा करके बैठा है, ये सब। इसके बाद काबूर ने फ्रांस के सम्राट थे, फ्रांस के राजा थे नेपोलियन तृतीय से एक मैत्री संधि कर ली, दोस्ताना व्यवहार, मैत्री संधि कर ली। मैत्री संधि क्या था, कहा कि देखिए आप पर अभी खतरा था ना, आप लड़ रहे थे, हमसे तो आप मदद मांगे नहीं, फिर भी हम आपका ऐसा दोस्त हैं कि हम देखे कि आप लड़ रहे हैं तो हम पहुंच गए सेना लेके। तो देखिए, जब भी
आपको जरूरी होगा ना तो हम अपन सेना लेके पहुंचेंगे एकदम लड़ने के लिए, और हमारा दिक्कत हो ना तो आप पहुंचिएगा। अब बताइए कौन मना करेगा? काबुर ने एग्जाम्पल भी तो सेट किया है, उदाहरण दिया है कि हाँ हम पहुंचे थे। फ्रांस के नेपोलियन तृतीय के साथ काउंट काबुर ने संधि कर ली, मैत्री संधि, और तय हुआ कि जब भी कोई खतरा आएगा ना हम पे, आप आइएगा, आप पर खतरा आएगा तो हम आएंगे। पूरा प्लान फिट है। अब क्या करेंगे काउंट काबुर? तो काउंट काबुर ने ऑस्ट्रिया के साथ, देखिएगा ऑस्ट्रिया और इसका सर्डिनिया का ये सब सीमा लगता रहता था, सीमा विवाद होने लगा क्योंकि लोम्बार्डी और वेनिसिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। तो सर्डिनिया पिडमॉन्ट और लोम्बार्डी वेनिसिया के साथ ऑस्ट्रिया के साथ सीमा विवाद शुरू हो गया। वो आयर वाला, जमीन वाला नहीं होता है गांव घर में, वो वाला सीमा विवाद जैसे शुरू हुआ तो मामला बिगड़ने लगा। मामला बिगड़ते 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 1859 ईस्वी में फंस गया। अब फंसा कैसे? तो आप जानते हैं ना, सर्डिनिया पिडमंट कहियो ऑस्ट्रिया से जीत नहीं सकता था, कहियो सकता नहीं, लेकिन काउंट काबुर ने दिमाग लगाया हुआ था। देखिएगा 1859-60 में काउंट काबुर ने फ्रांस की सहायता से, अकेले उसके बस का था, थूर के रख देता ऑस्ट्रिया, शक्तिशाली देश था ऑस्ट्रिया। 1859-60 में फ्रांस की सहायता लिया, किसने? ऑस्ट्रिया ने, और फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया पर, फ्रांस की सहायता लिया काउंट काबुर ने, और सहायता से ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। अच्छा, हमला करने से पहले एगो और बात हुआ था। बात यह हुआ था कि अगर हम ऑस्ट्रिया को भगा देंगे ना, ऑस्ट्रिया से युद्ध जीत जाएंगे ना, तो यहां पर एक दो छोटा छोटा जगह था, वो हम आपको दे देंगे। फ्रांस को देने की बात हुई थी। युद्ध चलिए रहा था, एकदम धराधर धो रहा था, ऑस्ट्रिया को बेतरीका पीट रहा था। फ्रांसो था, काउंट काबुरो था, उसकी भी सेना थी, ऑस्ट्रिया से युद्ध फंसा हुआ था, कचमकच चल रहा था, एकदम गर्दा गर्दा कर दिया ऑस्ट्रिया का। लेकिन जब इधर युद्ध चल रहा था ना, यहां पर जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त मध्य इटली में जहां पर पोप रहते थे, और पोप के सुरक्षा के लिए फ्रांस अपनी सेना देता था, यहां पर आसपास पेपल्स राज्य था मध्य इटली में, वहां पर फ्रांस का कब्जा हुआ करता था, फ्रांस का शासन हुआ करता था। वहां पर विद्रोह हो गया, जनता ने विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ। और ये मैत्री संधि जो यहां पर हुई थी, मैत्री संधि, इसमें दो तीन को बात हुआ था। एगो तो जैसे हम आपकी मदद किए, अब हम पर हमला होगा, आप भी मदद कीजिएगा, आप पर हमला होगा, हम भी मदद करेंगे। अगर हम ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं तो आपको यहां से छोटा छोटा दो प्रदेश दे देंगे। और काउंट काबू ने दिमाग लगा के पूछा था कि अगर मान लीजिए जो मध्य इटली है, पेपल्स राज्य, यहाँ के लोग अगर जनमत संग्रह के आधार पे, मतलब वोटिंग के आधार पे अगर हमारे पास आना चाहे, सर्डिनिया पिडमाउंट में मिलना चाहे, तो आप मना नहीं कीजिएगा। नेपोलियन तृतीय को एकदम भरोसा था कि यहाँ का आदमी हमारा भक्त है, सब पोप के चक्कर में थोड़े चला जाएगा इटली में, सर्डिनिया पिडमाउंट में। उन्होंने हामी भर दी थी। अब यहां चल रहा है युद्ध, फ्रांस सर्डिनिया पिडमाउंट मिल के ऑस्ट्रिया को धो रहा है, जीत रहा है बेतरीका। जैसे इधर जीतना शुरू किया ना, यहां के लोगों में विश्वास बढ़ गया, जोश आ गया, और यहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ। फ्रांस तुरंत युद्ध से बाहर चला गया। फ्रांस ने जैसे ही ये युद्ध जीतने लगा, फ्रांस यहां पर देखा कि विद्रोह हो रहा है, फ्रांस युद्ध छोड़ के चला आया वापस, बोला अभी अब युद्ध नहीं हो गया। और इस प्रकार उतना ही पर ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और लोम्बार्डी पर काबुर का अधिकार हो गया। लोम्बार्डी समझ रहे हैं, ये वाला राज्य। अब ये वाला राज्य किसके कब्जे में है? तो सर्डिनिया पिडमाउंट के कब्जे में आ गया। अभी भी देखिएगा एक राज्य छूटा हुआ वेनिसिया। अगर ये युद्ध आगे चलता, बीच में छोड़कर फ्रांस नहीं आता, तो वेनिसिया पर भी कब्जा हो जाता काउंट काबुर का। लेकिन यहां के विवाद के चक्कर में, विद्रोह के चक्कर में फ्रांस वापस चला आया कि अगर हम यहां युद्ध में उलझे रहे ना, तो यहां पर विद्रोह होगा, और विद्रोह होगा तो सब सेना को भगा देगा, लोग सब राजा को मार के कब्जा कर लेगा। तो हम वापस आएंगे तब ना स्थिति देखेंगे कि यहां हो क्या रहा है, यहां ध्यान देंगे और राज्य बचाएंगे। इसीलिए युद्ध छोड़कर वापस आ गया। युद्ध छोड़कर वापस आने के बाद यहां देख ही रहे, मध्य इटली में जन विद्रोह हुआ। और जन विद्रोह जैसे हुआ तो काउंट काबुर ने कहा कि आपके साथ तो समझौता हुआ था, संधि हुई थी, संधि में आपने कहा था कि जनमत संग्रह अगर हो जाए, जनता अगर सर्डिनिया पिडमाउंट के पक्ष में फैसला सुनाए, तो आप उसका विरोध नहीं कीजिएगा। नेपोलियन तृतीय बोला हाँ ये तो बोले थे, संधि पे लिखा हुआ है।
काउंट काबूर ने मौका देख लिया कि अभी सब बमकल है, हम अभी वो राज्य जीते हैं, मतलब सबके दिल में बस गए होंगे इटली के चक्कर में। काउंट काबूर ने वहां पर जनमत संग्रह करा दिया। अब जब मध्य इटली में जनमत संग्रह होता है तो जनता फैसला करती है कि हमको ये पेपल्स राज्य फ्रांस के साथ नहीं रहना है, हमको जाना है सर्डिनिया पिडमाउंट के साथ। और काबूर ने जनमत संग्रह कराकर सर्डिनिया पिडमाउंट में मध्य इटली को मिला लिया। समझ रहे? दिमाग देख रहे हैं कितना? दिमाग देखिए, कहां से शुरू कीजिए। क्रीमिया के युद्ध में बुलाया नहीं था, सेना लेके चल दिया, युद्ध जीत गया। पेरिस के शांति सम्मेलन बुलाया, बोलने के लिए बोला था, क्रीमिया पर कम बोला, इटली के बारे में ज्यादा बोला। अब देखा कि मामला एकदम सेट है, बढ़िया माहौल है, तो फ्रांस से दोस्ती कर लिया, मैत्री संबंध बना लिया, संधि कर ली। संधि में भी गजब गजब बात, आप पर कोई अटैक करेगा तो हम सहायता करेंगे, हम पर कोई अटैक करेगा आप सहायता कीजिएगा, बदले में हम आपको 2 प्रदेश देंगे। मध्य इटली के लोग अगर जनमत संग्रह के आधार पर हमसे मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, आप विरोध नहीं कीजिएगा। ऐसा वाला संधि करके काउंट काबूर ने लोम्बार्डी, मध्य इटली, इन सब पर सर्डिनिया पिडमाउंट का कब्जा कर लिया। अब आपको लग ही रहा होगा कितना विशाल बढ़िया आदमी है, इटली का एकीकरण होने ही वाला है। लेकिन इटली के भाग्य में इटली का एकीकरण लिखा ही नहीं था इतना जल्दी। इतना अच्छा चल रहा था इटली में सब कुछ कि 1861 ईस्वी में काउंट काबूर की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। कोई किताब इसे 1862 भी लिखता है। 1861 में काउंट काबूर की जब मृत्यु हो जाती है, सारा इटली सन्नाटे में आ जाता है कि अब क्या करें। इतना बड़ा दिमाग वाला आदमी, लग रहा था कि अब इटली का एकीकरण संभव है, हो सकता है, बीच में छोड़कर चला गया। और 1861 में काउंट काबूर की मृत्यु होने के बाद इटली का एकीकरण रुक जाता है, बाधित हो जाती है। इसी बीच की कहानी है गैरीवाल्डी की कहानी। एक और हीरो है गैरीवाल्डी, उसकी कहानी सुनते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो काउंट काबूर मर गए तो इटली का एकीकरण संभव कैसे हुआ। तो अगली बारी है एक और बड़े हीरो जिनका नाम है गैरीवाल्डी। बाकी आप एक बात समझ गए होंगे कि यहां पर पूरा का पूरा काबूर ने लगाया क्या, तो दिमाग, मस्तिष्क। इसीलिए इटली के एकीकरण का दिमाग, इटली के एकीकरण का ब्रेन, इटली के एकीकरण का मस्तिष्क या इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ काउंट काबूर को कहा जाता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं गैरीवाल्डी से और देखते हैं गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण में क्या क्या योगदान किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। अब बारी है गैरीवाल्डी की। देखिए गैरीवाल्डी, अभी तक आपने मेजनी को देखा, काउंट काबूर को देखा, अब अंतिम हीरो, और बहुत खतरनाक हीरो है गैरीवाल्डी। अब पढ़ेंगे गैरीवाल्डी के बारे में। गैरीवाल्डी का जन्म 1807 में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में। धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा। देखिए 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। 1805 में मेजनी का जन्म होगा। 1807 में गैरीवाल्डी का जन्म होगा। 1810 में काउंट काबूर का जन्म होगा और 1810 में ही कार्बोनरी नामक संस्था बनेगी। समझ गए? धीरे धीरे याद होने लगेगा। तो गैरीवाल्डी का जन्म 1807 में हुआ था और गैरीवाल्डी भी बचपन से क्रांतिकारी विचारधारा का था। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। नाविक मतलब नाव चलाना, जहाज चलाने वाला। और इसने यंग इटली से प्रभावित होकर, जो मेजनी ने एक संस्था खोला था 1831 में, यंग इटली, उसके प्रभाव में आकर यंग इटली ज्वाइन कर लिया और यंग इटली का सदस्य बन गया। कौन? तो गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी यंग इटली का सदस्य था, पेशे से नाविक था, नाविक बहुत बढ़िया नाविक था। इसी बीच क्या होता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गैरीवाल्डी को मृत्युदंड मिलता है। और गैरीवाल्डी तो चालाक आदमी, क्रांतिकारी आदमी, मृत्युदंड मिलने के बाद जेल से भाग जाता है। और जेल से भागकर उसको लग जाता है कि अगर इटली में रहेंगे तो हम छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि मृत्युदंड का सजा मिला हुआ है। तो वहां से नाव से, जहाज से बहुत लंबी यात्रा करके
गैरीबाल्डी इटली छोड़कर दक्षिण अमेरिका चला जाता है। यहाँ जैसे आप इटली को देख रहे हैं, इसके सामने आइएगा तो उत्तरी अमेरिका मिलेगा, और यहाँ से पूरा भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक पार करते हुए तो अब दक्षिण अमेरिका पहुँचता है, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में खूब धन कमाता है, खूब धन, भर भर के धन कमाता है, बहुत अमीर आदमी हो जाता है। और आप जानते हैं पैसे वाले को किस चीज़ की दिक्कत, तो गैरीबाल्डी एक बहुत बड़ा सेना का संगठन खड़ा करता है, सैनिक का संगठन बनाता है पैसे के दम पे, और खुद एक लीडर था ही, एक अच्छा नौसेना था ही, एक अच्छा नाविक था ही। पैसा पर खर्च कर करके खूब बड़का सा सेना का संगठन खड़ा करता है, और सबका ड्रेस रखता है लाल कलर का, इसीलिए अपने संगठन का नाम रखता है लाल कुर्ती। देखिएगा ना, यहां लिखा है लाल कुर्ती नामक सैन्य संगठन बनाता है गैरीबाल्डी। समझिए गौर से, गैरीबाल्डी यंग इटली का सदस्य है। क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होने के कारण उसे मिलता है मृत्युदंड। मृत्युदंड से बचने के लिए भागकर चला जाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में खूब धन कमाता है और पैसे के बदौलत एक बड़ा सेना खड़ा करता है, और सैन्य संगठन का नाम रखता है लाल कुर्ती। याद रहेगा। इसके बाद लाल कुर्ती सैन्य संगठन बनाने के बाद 1860 में जब वो वापस इटली आता है तो नौसेना के द्वारा, इटली देखिएगा, इटली इधर पूरा पूरा समुद्र है, भूमध्य सागर है पूरा, नौसेना की मदद से काउंट काबूर ने अपने सैन्य संगठन लाल कुर्ती की मदद से इस पर हमला बोल दिया, और दक्षिण इटली मतलब नीचे वाला इटली, ऐसे करके हमला करके, और ये जो आप दो राष्ट्र देख रहे हैं नेपल्स और सिसिली, दोनों को जीत जाता है। गौर से देखिएगा क्या क्या हुआ है अभी तक। सर्डिनिया पिडमाउंट एक बड़ा राज्य है ही। काउंट काबूर ने दिमाग लगाकर फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया पे हमला बोलवा दिया। हमला बोला गया, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ तो लोम्बार्डी आ गया सर्डिनिया पिडमाउंट के कब्जे में। जब इधर युद्ध चल रहा था तो यहां जन विद्रोह शुरू हुआ। यहां पर करा लिया वोटिंग करा के मिला लिया। अब बच गया दक्षिण का जो ये दोनों प्रदेश है बड़ा बड़ा, नेपल्स और सिसिली, ये दोनों पर गैरीबाल्डी युद्ध करके जीत लेता है, और गैरीबाल्डी अपने सैन्य संगठन की मदद से 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली के 2 प्रदेश को जीत जाता है, गर्दा गर्दा कर देता है, इतने मजबूत आदमी था। अब अगर ये दोनों प्रदेश नेपल्स और सिसिली जीता है गैरीबाल्डी, तो राजा भी गैरीबाल्डी ही बनेगा। लेकिन गैरीबाल्डी कहता है हम राजा नहीं बनेगा, हमारा सपना है इटली का एकीकरण करना। तो देखिएगा, ठीक इसके ऊपर रोम आता है। तो गैरीबाल्डी विक्टर एमेनुएल और प्रधानमंत्री काउंट काबूर से मिलता है। 1860 की बात बता रहे हैं आपको। काउंट काबूर 1861 में मरते हैं, उससे पहले 1860 में गैरीबाल्डी उनसे मुलाकात करने जाते हैं और कहते हैं कि हमने नीचे का दोनों प्रदेश जीत ही लिया है, अब हम रोम पे आक्रमण करेंगे। सीधा, भाई साहब हल्का में नहीं लीजिए गैरीबाल्डी को, आक्रमण करके जीत लेता गैरीबाल्डी, इतने ताकतवर आदमी था गैरीबाल्डी। लेकिन काउंट काबूर ने सोचा कि अगर अभी आक्रमण कर देंगे हम रोम पे ना, तो रोम में रहता है पोप मतलब ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु। रोम पर हमला मतलब सीधे सीधी फ्रांस पर हमला, और फ्रांस इसको बना देगा धर्म पे आक्रमण, पोप पे आक्रमण, और इसको बना देगा पूरे यूरोप पर आक्रमण। पूरा यूरोप मिल के हमारा धो देगा। इसीलिए अभी नहीं, सही मौके का इंतजार करते हैं। और काउंट काबूर ने गैरीबाल्डी को मना कर दिया, उन्हें मनाया, कहा कि तब तक आप इस दोनों प्रदेश का राजा बनिए और राज कीजिए, जब मौका मिलेगा तो हम लोग इटली को एक कर लेंगे। लेकिन गैरीबाल्डी तो गैरीबाल्डी थे। गैरीबाल्डी ने कहा ठीक है, जब आप युद्ध नहीं करने देंगे तो हमको राजा बनने का शौक नहीं है भैया। और ये जो दोनों प्रदेश गैरीबाल्डी ने जीता था, दोनों प्रदेश इज्जत के साथ, ये समझ गए कि अच्छा आदमी है विक्टर एमेनुएल और काउंट काबूर, ये सब पूरा कर लेगा मेरा सपना। दोनों राज्य विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया, आप रखिए, आप राजा बनिए, एक ही राजा होगा इटली में, आप रहेंगे, लीजिए। और दोनों राज्य विक्टर एमेनुएल को सौंपकर खुद एक साधारण सी किसान की जिंदगी जीने लगता है। हम कुछ देर पहले बोले थे उसके पास बहुत पैसा था, सच में था। दोनों राज्य भी दे दिया विक्टर एमेनुएल को, और जितनी संपत्ति उसके पास कमाई गई, बहुत सारी संपत्ति थी, सब राष्ट्र के नाम दान में दे दिया कि हमारे राष्ट्र का विकास हो, और खुद एक किसान की जिंदगी जीने लगे। ये थे हीरो गैरीबाल्डी।
गैरीवाल्डी की जीवनी से प्रभावित होकर इतना गजब का आदमी लगा कि हमारे देश के एक नेता थे लाला लाजपत राय, उन्होंने जब भारत में राष्ट्रवाद चल रहा था, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो लाला लाजपत राय ने गैरीवाल्डी की जीवनी लिखी थी। इतने प्रभावित हो गए थे लाला लाजपत राय गैरीवाल्डी से, और बेचारे गैरीवाल्डी उसके बाद साधारण सी किसान की जिंदगी जीने लगे। 8-10 साल के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब वो सौंप कर चले जाते हैं ना किसान की जिंदगी जीने से, तो उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब आप फिर चलते हैं हम इटली के मैप पर। इटली के मैप पर आइएगा तो देखिएगा, ये है सर्डिनिया पिडमाउंट, ये पहले से है। ये भी सर्डिनिया पिडमाउंट, ये भी पहले से है। लोम्बार्डी, अभी अभी काउंट काबूर दिमाग लगा के लोम्बार्डी पर कब्जा किया है। जब लोम्बार्डी पर कब्जा कर रहा था उसी समय मध्य इटली में जन विद्रोह, जनता से जनमत संग्रह करा के अपने में मिला लिया सर्डिनिया पिडमाउंट में। बचा हुआ नीचे का राष्ट्र, दक्षिणी राष्ट्र, गैरीवाल्डी कब्जा करके दोनों जीत लिया और दोनों सौंप दिया सर्डिनिया पिडमाउंट को। पूरा इटली पर कब्जा हो गया है। दूगो अभी भी बचा हुआ है, गौर से देखिएगा। एक बचा हुआ वेनिसिया और एक बचा हुआ ये रोम। रोम इसलिए बचा है कि भाई साहब ये ईसाई धर्म के धर्मगुरु के रहने का जगह है। इस पर आक्रमण मतलब ईसाई धर्म पे आक्रमण, पूरे यूरोप का देश कूट देता पकड़ के। और एक बचा हुआ वेनिसिया जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में है, और 1861 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु। देखिए मेजनी छोड़कर चले गए। 1860 में आक्रमण करके गैरीवाल्डी ने प्रदेश जीता और कहा हम रोम पे आक्रमण करेंगे। काउंट काबूर ने मना कर दिया, अभी सही वक्त नहीं है। गैरीवाल्डी उसके बाद सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम करके दोनों राष्ट्र विक्टर एमेनुअल को देकर खुद एक किसान की जिंदगी जीने लगे। आशा का किरण दो आदमी था, एक काउंट काबूर और एक विक्टर एमेनुअल। काउंट काबूर बीमारी के कारण 1861 में मर गए। अब लग रहा था इटली का एकीकरण पूरा नहीं होगा, और होगा तो एक आदमी बचा हुआ था, विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल का दायां हाथ बायां हाथ सब कट गया ना, करेगा तो करेगा क्या बेचारा विक्टर एमेनुअल। लेकिन विक्टर एमेनुअल भी राष्ट्रवादी आदमी, छोड़ने वाला तो नहीं था। विक्टर एमेनुअल ने सही समय का इंतजार किया, कहा कि अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है, आज न कल होगा इटली का एकीकरण। और विक्टर एमेनुअल ने कोई जल्दबाजी नहीं की, दिमाग लगाया और शांति से चुपचाप बैठ गए और इंतजार करने लगे क्या चल रहा है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। इसी बीच ये जो जर्मनी देख रहे हैं ना, जर्मनी, अभी हमने जर्मनी लिखा है, वास्तव में जर्मनी जर्मनी है नहीं। नेपोलियन के आने से पहले 300 टुकड़ा, नेपोलियन के आने के बाद 39 को टुकड़ा में टूटा हुआ जर्मनी है। और जर्मनी का एक बड़ा राष्ट्र है, इधर है प्रसा। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया में युद्ध हो जाता है। यह किस्सा हम 1866 का बता रहे हैं आपको। 1861 में मृत्यु, 5 साल बाद 1866 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी मतलब प्रसा, इस दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध का नाम है सेडोवा का युद्ध। ये युद्ध के बारे में कैसे याद करें अभी नहीं, जब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे वहां पर हम आपको युद्ध का नाम याद करवाएंगे, और कभी मत भूलिएगा, समझ, कभी भूल नहीं पाइएगा। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया में युद्ध छिड़ गया। ऑस्ट्रिया अपना का पूरा पावर लगा दिया प्रसा से युद्ध लड़ने पर। विक्टर एमेनुअल देखा यही मौका सही है, ये इधर युद्ध करने में व्यस्त है, इस पर आक्रमण कर देते हैं। और विक्टर एमेनुअल ने पूरी ताकत से वार कर दिया, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। और 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया जब प्रसा से युद्ध कर रहा था, उसी वक्त सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुअल ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया इधर भी पराजित हुआ और इधर तो आक्रमण कर ही दिया था। ऑस्ट्रिया बेचारा हार गया। और ये जो एक छूटा हुआ प्रदेश था वेनिसिया, ये वेनिसिया भी आ गया सर्डिनिया पिडमाउंट में, और अब इसका नाम रख दिया इटली। विक्टर एमेनुअल ने कहा हो गया इटली का एकीकरण। आप गौर से देखिएगा, दोनों राज्य सर्डिनिया पिडमाउंट के कब्जे में, लोम्बार्डी सर्डिनिया पिडमाउंट के कब्जे में, बीच वाला राज्य सर्डिनिया पिडमाउंट के कब्जे में, बचा हुआ था वेनिसिया, सर्डिनिया पिडमाउंट जीत लिया। तो अब विक्टर एमेनुअल ने इसका नाम रख दिया इटली। अभी भी एक राज्य बचा हुआ है, ये रोम बचा हुआ है, जहां रहते हैं पोप। इस प्रकार 1866 ईस्वी में, यहां लिखा होगा देखिएगा, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया तथा प्रसा में युद्ध छिड़ गया। कौन सा युद्ध? तो सेडोवा का युद्ध। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और वेनिसिया इटली में मिल गया। अब इटली दिखने लगा है, बस एगो राज्य बाकी है। लेकिन भाई साहब शपथ खा लिया था विक्टर एमेनुअल, इटली का एकीकरण एक एक राज्य को मिलाकर करेंगे। कर तो वैसे भी सकता था, इटली को छोड़ देता, पूरा इटली तो इटली ही था,
रोम को छोड़कर, लेकिन रोम को भी नहीं छोड़ेगा, फिर बैठ जाएगा, इंतजार करेगा। बहुत दिमाग वाला था विक्टर एमेनुएल, आदमी नहीं था ना, गैरीवाल्डी होते, काउंट काबूर होते, लड़ लेता ये कभी भी, लेकिन थे नहीं। इंतजार किया सही वक्त का, और टुकुर टुकुर देख रहे हैं कोई ना कोई वक्त आएगा जब भगवान कुछ न कुछ करेंगे और सही समय पर चोट करना है। और वो सही समय आया 4 साल के बाद। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा का युद्ध छिड़ गया। अब देखिएगा, फ्रांस और प्रसा, यहाँ है फ्रांस, यहाँ है जर्मनी, जर्मनी मतलब प्रसा, इस दोनों में युद्ध चल गया, एकदम भयानक वाला युद्ध छिड़ गया। जर्मनी मतलब प्रसा, प्रसा मतलब जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया 1870 में, और इस युद्ध का नाम है सेडोन का युद्ध। अब जैसे फ्रांस और प्रसा में युद्ध छिड़ा, भयानक युद्ध चल रहा है, प्रसा को लगा कि हम हार जाएंगे। एक तो भाई साहब डर, अभी अभी प्रसा ने ऑस्ट्रिया को रौंदा है, तो इसका मतलब प्रसा में जान है, प्रसा मजबूत राज्य है। और अभी फ्रांस से युद्ध छिड़ गया, फ्रांस थोड़ा सा डगमगाने लगा, तो फ्रांस को लगा कि हम जो फालतू का सैनिक रोम में छोड़े हुए हैं, बहुत सारा सैनिक रोम में रहता था रोम को बचाने के लिए, पोप के सुरक्षा में, उस सैनिक को वापस बुला लिया। यहां से सैनिक को वापस बुलाया जाने लगा फ्रांस। रोम से सेना पहुंच गई फ्रांस। बस टुकुर टुकुर देख रहा था कौन? विक्टर एमेनुएल। जैसे देखा कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ा और फ्रांस ने अपनी सेना वापस बुला ली रोम से, कि तुरंत सीधे मौका देखकर चोट, विक्टर एमेनुएल ने रोम पर आक्रमण कर दिया। देखिए, रोम खाली है, रोम में फ्रांस का सेना भरा रहता था हमेशा, और अब रोम में सेना नहीं है। रोम की सेना तो फ्रांस ने वापस बुला ली अपनी सेना, रोम खाली है। सही वक्त देखकर विक्टर एमेनुएल ने रोम पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके पूरा रोम जीत लिया। लेकिन लफड़ा एक जगह था, एक बहुत बड़ा महल था जिसमें पोप रहते थे, उस महल का नाम था वेटिकन महल। विक्टर एमेनुएल ने सोचा कि रोम तो पूरा कब्जा हो ही गया, अगर एक महल कब्जा में नहीं रहता है तो क्या दिक्कत है, छोड़ दो इसको। क्योंकि अब भी बात वही है, अगर महल पर आक्रमण होगा मतलब पोप पर आक्रमण, और पोप पर आक्रमण मतलब ईसाई धर्म पर आक्रमण, और ईसाई धर्म पर आक्रमण का मतलब है पूरे यूरोप से दुश्मनी मोल लेना। विक्टर एमेनुएल ने उस वेटिकन महल को छोड़ करके अब पूरा रोम जीत लिया। आप देखे ही होंगे, एगो रोम में छूटा हुआ था, वो 1870 ईस्वी में जीत लिया। और इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। समझ गए? अब बात रहा कि वो वेटिकन महल का क्या हुआ होगा। तो वेटिकन महल आज जो आप सुनते होंगे एक नाम है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। आपसे अगर कभी क्वेश्चन कोई पूछे कि इस पूरे विश्व का सबसे छोटा देश कौन, तो आप वेटिकन सिटी नाम बोलते हैं। वो वेटिकन सिटी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा महल है और उसके चारों तरफ थोड़ा सा जमीन है, उसी का नाम वेटिकन सिटी है। तो ये जो वेटिकन महल था, वेटिकन महल जिसमें कौन रहते थे? पोप। यही वेटिकन महल वेटिकन सिटी बन गया। बहुत दिन तक इस पर झगड़ा चलता रहा, लेकिन 1929 ईस्वी में मुसोलिनी ने मान्यता दे दी। 1929 ईस्वी में मुसोलिनी ने मान्यता दे दी कि चलो हम मानते हैं, हमारे बीच में ही सही, यहां पर है। ऐसे करके आप कभी गूगल पे मैप पे कभी भी विश्व का नक्शा देखिएगा, उसमें वेटिकन सिटी खोजिएगा, आपको रोम के एकदम सटा हुआ मिलेगा। एक महल है और महल के चारों तरफ कुछ जगह है, एक शहर छोटा सा, बहुत छोटा सा शहर है, बस वही छोटा सा महल जो वेटिकन महल हुआ करता था वो बदल के हो गया वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश। और 1929 में मुसोलिनी ने मान लिया कि हाँ चलो ठीक है, और आज तक वो देश वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। और अब भी ईसाई धर्म के धर्मगुरु पोप उसी वेटिकन सिटी में रहते हैं। और इसीलिए आपसे जब क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन, तो आप कहते हैं वेटिकन सिटी। इस प्रकार हमने देखा इटली का एकीकरण, और इटली के एकीकरण में ये 3 नाम बहुत फेमस आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हमको मिटा के लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। इसमें 3 नाम आप देखे होंगे बार बार आ रहा था। एक थे मेजनी साहब,
एक थे काउंट काबूर साहब, और एक लास्ट में आए थे अभी अभी गैरीवाल्डी। हमने तीनों के बारे में आपको किस्से कहानी जो भी हमें पता था, जो भी पढ़ना था, हमने आपको बताया। अब इस तीनों का एक नाम रखा गया, जैसे मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा गया। मसीहा मतलब भगवान समझ लीजिए, वो आदमी जो एक परिवर्तन लाता है। और सच बात है, इनसे पहले कोई ये सोचता भी नहीं था कि इटली का एकीकरण होगा, और इन्होंने शुरुआत करके सब में एक अलख जगा दिया कि होगा, होगा क्यों नहीं। लड़े, भले सफल नहीं हुए, जरूरी थोड़े है कि आप जितना परीक्षा दीजिएगा सब में पास होइएगा। फेल भी तो लोग होता है, मेजनी बस फेल हुए और सफल हुए, लेकिन एक उम्मीद जगा कर गए कि इटली का एकीकरण संभव है और हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा, मेजनी को। दूसरा नाम है काउंट काबूर। आप अगर कहानी अच्छे से सुने होंगे तो आपको पता होगा कि काउंट काबूर ने कितना दिमाग लगाया है भैया। क्रीमिया के युद्ध में दिमाग लगाया, फ्रांस के साथ दिमाग लगा के लोम्बार्डी पर कब्जा किया, दिमाग लगा के मध्य इटली पर कब्जा किया, दिमाग लगाया कि अभी आक्रमण मत करो रोम पर, गैरीवाल्डी को मना किया, नहीं तो थुरा जाओगे। तो इसीलिए इनको इटली के एकीकरण का मस्तिष्क, या कहिए दिमाग, या इन्हें राजनीतिज्ञ, क्योंकि राजनीति बिना दिमाग के नहीं होता है। जैसे कौटिल्य थे, चाणक्य थे, वैसे वाला। इन्हें इटली के एकीकरण का मस्तिष्क या राजनीतिज्ञ कहा जाता है। अब बात आई गैरीवाल्डी की। गैरीवाल्डी की कहानी आप सुनेंगे, देखने में कचरम बध, गर्दा गर्दा कर दिया दक्षिणी इटली को, और कह रहा था कि रोमों पर अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे लाल कुर्ती संगठन के द्वारा। तो इन्हें कहा गया ये खाली लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद, तो इन्हें इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। समझ गए? ये क्वेश्चन सब खूब पूछता है। इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ, और हमने आपके सामने इटली के एकीकरण की कहानी इन 2 पार्टों में पेश की। समझ में आया होगा। अच्छे से हैंड रिटन नोट बनाइए, वीडियो को देखिए, कहानी को समझिए, क्योंकि हमको पता है कि जब भी लिखने की बारी आएगी आप जरूर लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में 4 नंबर का, लॉन्ग आंसर टाइप जो होता है, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें पूछता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी की क्या भूमिका थी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इस तीनों का कहानी तो सुन लिए, आपको एकदम पेन उठाना है और तीनों के बारे में जो भी आपने सुना है कहानी ही लिख दीजिए। भाई साहब 1 नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझे होंगे। जो भी कमी रह जाती है या कुछ परिवर्तन हो चाहिए जो जरूरी है, आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन भी दे सकते हैं, हमसे कुछ कह भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे जर्मनी के एकीकरण के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।